हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। सनराइज एजुकेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और जो भी तैयारी कर रहे हैं, जो भी देख रहे हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे बढ़ते हैं हम। हमारे जो क्वेश्चन हो गए थे 70 तो हो गए थे। और अब ज़्यादातर इसमें आज ही जो है एनाटॉमी का है। इसमें 71वें नंबर पे देखिए, लंबे समय तक शराब का सेवन करने के परिणाम है। लंबे समय तक शराब सेवन के परिणाम हैं। तो इसमें दिया है, मतलब इसके चारों नोट करते हैं ताकि आपको पता भी रहेगा। अन्यथा एक राइटिंग बताया जा सकता है लेकिन पता लग जाता है इसमें। नंबर 1 में देखिए, यकृत सिरोसिस। यकृत सिरोसिस व गैस्ट्रिक अल्सर। गैस्ट्रिक अल्सर। दूसरा है, जो स्टूडेंट लगातार स्टडी कर रहे हैं उनको तो समझ में आ गया कि कितना अच्छा है ये पेपर सोल्व करना, क्योंकि इसमें ये पेपर ही सोल्व नहीं हो रहा है। इसमें क्या आपको बहुत सारी जानकारी मिल रही है, लेकिन दुर्भाग्य कुछ नहीं देख पाते। लेकिन जो भी आप स्टूडेंट जो देख रहे हो 30-40 जो संख्या है, वो आप खुद ही समझ गए, इसलिए आप कंटिन्यूस आप इस पे मतलब बने रहिए। तो जहाँ पर भी एनाटोमी, फिजियोलॉजी, किन्सियोलॉजी के जो क्वेश्चन आएंगे उनको अच्छी तरह से मैं समझाऊंगा। तो उसमें एक ही जो पॉइंट में बहुत सारी जो है ना चीजें सोल्व हो जाएगी। तो इसमें देखिए आगे, दूसरा है उच्च रक्तचाप एवं दिल की बीमारी। उच्च रक्तचाप यानी इसका मतलब होता है बीपी। ये आ गया ना, जैसे बीपी, ब्लड प्रेशर। तो उच्च रक्तचाप व दिल की बीमारी। तीसरा है भूख कम लगना। भूख कम लगना, या इसमें दिया है भूख नहीं लगना, भूख ना लगना। लेकिन ये तो थोड़ा अलग दिया है, क्योंकि जब वाइन पी के व्यक्ति जैसे खाना खाता है तो ज़्यादा खाता है उस समय, लेकिन बाद में इफेक्ट पड़ता है उसका। कहीं जो मतलब जिनसे बातचीत होती है तो जैसे एक सामान्य कैपेसिटी 4 रोटी खाने की इसकी, लेकिन जब वो वाइन पी के दारू पी के खाएगा तो 7-8 रोटी भी खा सकता है, मतलब वो। तो उस समय तो उसकी जो है ना क्षमता बढ़ जाती है, लेकिन बाद में फिर इफेक्ट पड़ता होगा। अपन एक वैज्ञानिक दृष्टि से पढ़ रहे हैं। तो इसके बाद है उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी। तो देखिए, बिल्कुल ये राइट है, सारे के सारे हैं, इसलिए उत्तर कौन सा होगा? उपरोक्त सभी। तो यकृत सिरोसिस, ये जो यकृत है ना, लीवर, तो उसमें क्या हो जाता है, एक तो लीवर में क्या आ जाती है, सूजन आ जाती है। और दूसरे में क्या है, लीवर में जो है ना फैट जम जाता है। ये फैटी लीवर जिसको कहते हैं ना, तो फैटी लीवर की प्रॉब्लम मिल जाती है। इसके कारण जो है ना लीवर एक साइड से फूल जाता है, और जो मतलब पित्त रस स्रावित करना होता है ना, वो पर्याप्त मात्रा में नहीं कर पाता है। तो ये यकृत सिरोसिस, यकृत का फूलना, और यकृत में क्या जम जाना, वसा जम जाना, फैट जम जाना, इसको फैटी लीवर भी कहते हैं। गैस्ट्रिक अल्सर, इसका मतलब होता है गैस्ट्रिक अल्सर का, ये जैसे ग्रसनी, और जैसे यहाँ पर देखते हैं ना, अगर पूरा का पूरा जो है मुख कुआ से देखें इसका, साइड में इधर का,
यहाँ से दोनों नासा छिद्र आकर के खुल जाते हैं। यहाँ पर ये दो नासा छिद्र आकर के इसमें, जहाँ पर ये एक तंतुनुमा संरचना जो जैसे मुंह खोले ना, तो ये तंतुनुमा संरचना जुड़ी रहती है यहाँ पर। तो इसको अलिजीविया कहते हैं, इसको अलिजीविया। और यहाँ पर जो है दोनों छिद्र आकर के खुलते हैं ये। तो ये पहले ग्रसनीय, यहाँ तक, फिर ग्रसिका, और फिर ग्रसिका के नीचे ये आमाशय। तो यहाँ जो नाम आया ना गैस्ट्रिक अल्सर, यानी कि आमाशय की जो दीवारें होती है इसमें क्या हो जाना, छाले हो जाना, तो इसको कहते हैं गैस्ट्रिक अल्सर। अभी कहीं भी जैसे ये मतलब जो भाग है ना ग्रसिका, पहले तो ग्रसनी, फिर ग्रसिका, ग्रसिका, और ये आमाशय। तो कहने का मतलब है कि आर नाल जो होती है ना, आर नाल में कहीं भी जो छाले हो जाते हैं उसको गैस्ट्रिक अल्सर कहते हैं। तो बिल्कुल जो बहुत ज्यादा जिसका मतलब एल्कोहल का सेवन करते हैं उनके प्रॉब्लम होती है। उच्च रक्तचाप एवं दिल की बीमारी, बिल्कुल ये प्रॉब्लम होती है इससे भी। और भूख ना लगना, लंबे समय के बाद फिर है ना खाने की क्षमता कम हो जाती है, लेकिन जिस समय फिर पी करके खाता है वो, तो उस समय तो फिर क्षमता बड़ी होती है वो। तो उपरोक्त सभी, तो ये वाला राइट है इसमें 72 में। एक और याद रखना इसमें, आप जो भी पढ़ रहे हो, ये तो जब आप एग्जाम दोगे, पेपर दोगे, जब पता लगेगा कि कितना सार्थक रहा है, इस पर स्टडी करना आपको। इसमें एक और याद रखना, क्वेश्चन बनाए, एल्कोहल यानी शराब, एल्कोहल शराब का मस्तिष्क के जिस भाग पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है, शराब का मस्तिष्क के जिस भाग पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है, अगर आपको ऑप्शन दिए जाए, जैसे मान लो जैसे प्रमस्तिष्क, प्रमस्तिष्क, दूसरा अनुमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, तीसरा दिया इसमें मेडुला ऑब्लांगेटा, ऑब्लांगेटा, चौथा दे दिया जैसे मेरुरज्जु। कोई सा भाग देश की जगह और भी आ सकता है, यानी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के दो भाग होते हैं, एक तो होता है जैसे मस्तिष्क और एक मेरुरज्जु। तो इनमें से कौन सा, जैसे ये मेरुरज्जु ध्यान उसकी जगह कोई सा भी, जैसे मध्य मस्तिष्क या अगर मस्तिष्क पश्चिम मस्तिष्क कुछ भी दे दें, लेकिन इसमें देखो एल्कोहल का सबसे ज्यादा प्रभाव किस पे पड़ेगा, अनुमस्तिष्क पर। ये भी क्वेश्चन है अपने आप, पहले कई बार एग्जाम में आ चुका और प्रतियोगी परीक्षाओं में। तो अनुमस्तिष्क पर प्रभाव पड़ता है, क्योंकि अनुमस्तिष्क से जाने वाली जो तंत्रिकाएं हैं वो कहाँ जाती है, मतलब पैरों की मांसपेशियों पर, मतलब पैरों की मांसपेशियों को नियंत्रित करती है अनुमस्तिष्क से जाने वाली तंत्रिकाएं। तो अनुमस्तिष्क दो कार्य करता है, याद रखना। एक तो श्रवण से संबंधित, यानी सुनने से संबंधित, एक होता है संतुलन, संतुलन से संबंधित। इसलिए आपको याद है ना, कान को क्या कहा जाता है, श्रवण संतुलन इंद्री कहा जाता है। श्रवण संतुलन इंद्री किसको, कान को, कर्ण को श्रवण संतुलन इंद्री कहा जाता है। तो व्यक्ति याद रखना, सर्वप्रथम जो एल्कोहल पीने वाला क्या बनता है, वो बहरा बन जाता है, बहरा, यानी कम सुनाई देने लगता है अपने आप। जो लंबे समय तक एल्कोहल का सेवन कर रहा हो उससे पूछना आप, और खुद ही पता लग जाएगा, वो क्या हो जाता है, बहरा हो जाता है, धीरे धीरे सुनने की क्षमता कम होती है। लेकिन जब एल्कोहल पीने के बाद आप देखो जैसे जूमते मर जाते हैं, वाइन पी शराब पीने के बाद आप देखो यूं लहराता हुआ जाता है व्यक्ति, या जैसे कहते हैं ना, ये शब्द करते हैं ना लड़खड़ाना, तो उस टाइप से चलते हैं व्यक्ति। क्यों, जबकि उनको पता है एल्कोहल, वो बैलेंस बनाने की कोशिश करते हैं बेचारे हो, उनको पता नहीं कि आसाम जैसे जान पहचान वाले खड़े या परिचित अगर पी के जा रहा हो तो पता लगा, थोड़ा सा अगर याददाश्त तो ठीक ठाक रहती है ना कि ज्यादा एल्कोहल का असर किया तो यार ये न जाने क्या सोचेगा, लेकिन वो कोशिश तो करेगा संतुलन बनाने की, लेकिन क्या होगा, संतुलन नहीं बना पाएगा, क्योंकि शराब से सबसे ज्यादा जो है ना कौन सा, अनुमस्तिष्क प्रभावित होता है। इसलिए
संतुलन नहीं बन पाता मांसपेशियों का। तो ये भी अपने आप में एक क्वेश्चन है। तो ये तो आप जो पढ़ रहे हो, आपका सौभाग्य का आपको इतनी सारी चीजें याद हो रही है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन, गर्दन का जोड़ किसका उदाहरण है? क्वेश्चन नंबर 72। गर्दन का जोड़, जोड़ का मतलब संधि भी रहता है, याद रखना। गर्दन का जोड़ किसका उदाहरण है? किसका उदाहरण है? तो पहला दिया इसमें पीवट जोड़, दूसरा दिया है हिंज जोड़, हिंज जोड़, हिंज जोड़ के बाद में सैंडल जोड़, सैंडल जोड़, और इसका लिख देते हैं कॉन्डिलाइट जोड़ नंबर 4 में। कॉन्डिलाइट जोड़। तो देखिए गर्दन किस जोड़ का उदाहरण है। तो आप देख रहे हो इसमें जो कल्पना कीजिए, अगर आपकी स्टडी सॉलिड है एनाटॉमी में, तो इसमें से कौन सा राइट होना चाहिए, तो पता लग जाएगा। और में सबको जैसे ये क्या है, ये हिंज जोड़, इसको कब्जा संधि भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कब्जा संधि। तो ये अलग अलग हिस्सों में पाए जाते हैं ये। तो इसमें कौन सा उदाहरण होगा? हिंज जोड़ उत्तर आएगा इसमें। गर्दन में कौन सा जोड़ रहता है? हिंज जोड़ रहता है ये। तो ये एक तरह से जो हम अपने अग्रबाहु यानी हाथ की रहती है ना, ये इसकी अस्थियां जैसे रीढ़ की हड्डी होती है। तो यहाँ पर जैसे जो रीढ़ की हड्डी होती है, उसमें गर्दन की जो कशेरुकाएं होती है, याद है ना। जैसे सामान्य भाषा में अस्थियों, जितनी भी हड्डियां रहती है उनको अस्थियां नाम है, लेकिन रीढ़ की हड्डी में जो होती है ना अस्थियां, उनको अस्थियां या बोनी का क्या कहते हैं? उनको कशेरुकाएं, कशेरुकाएं कहते हैं ये। तो यहाँ पर जैसे ना C1 सर्वाइकल, गर्दन की जो कशेरुकाएं अस्थियां रहती है उनको सर्वाइकल कशेरुकाएं कहते हैं। तो C1 और C2 यानी 2 नंबर की, तो इनके बीच में भी ये क्या रहता है? पीवट जोड़ रहता है। और अग्रबाहु की जो रहती है उसमें भी क्या रहता है? ये पीवट जोड़ पाया जाता है। हिंज जो होता है, हिंज जोड़, उसमें एक तरफा गति होती है, जैसे कोहनी की गति। ये कोहनी जो इधर गति, जैसे दरवाजा होता है, तो उसको उसमें जो कब्जे रहते हैं ना, वो एक तरफ उसको खुलने देते हैं वो। तो एक तरफा गति हो सकती है। या इसको जैसे खूंटी संधि कहते हैं, तो मतलब जैसे बीच में इधर उधर, जैसे ये तो इसमें क्या है, कुछ जैसे ये कुछ भी वजन बांध दिया, और वजन बांध दिया तो ये ए बी, यानी ए बी साइड में ही गति करेगा। यानी ये ओ से ए, ओ से बी या ओ से ए गति कर सकता है, इस प्रकार से। इसके बाद में सैंडल जो जोड़ है वह अंगूठे और उरोस्ती में पाया जाता है। सैंडल जोड़ कहाँ पर? ये इसमें मैंने बता दूं, अच्छी तरह याद कर लेना। अंगूठे एवं उरोस्ती, उरोस्ती कहाँ रहती है? ये जैसे सामने जो देख रहे हो ना, नीचे से यहाँ तक, तो ये उरोस्ती रहती है। पीछे रीढ़ की हड्डी रहती है, उरोस्ती के पीछे से रीढ़ की ना, तो पीछे रीढ़ की हड्डी से पसलियां निकल करके आगे किससे जुड़ती है? उरोस्ती से जुड़ती है। ये जो नुकीला जो खड्डा दाग बन रहा है, यहाँ हार्ड रहता है नीचे की तरफ ये। तो ये पूरी की पूरी एक लंबी छड़नुमा अस्थि है। इसको क्या कहते हैं? उरोस्ती कहते हैं, यानी स्टर्नम, उरोस्ती कहते हैं। तो सभी पसलियां जो है आगे उरोस्ती से आकर के
जुड़ती है ये। हमारे शरीर में कितनी जोड़ी पसलियां पाई जाती है? 12 जोड़ी। इसके एक दिन इसका मतलब समझाएंगे। 12 जोड़ी को जो 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। तो अंगूठे और ओस्तीम इस प्रकार का, और इसके बाद में हिंज का मैंने बताया दिया आपको। इसमें कोहनी और घुटनों में जो है इंच जोड़ का उदाहरण है। और कॉन्डिलाइट जोड़ में क्या है? कलाई और अंगुलियों के मध्य, ये जो कलाई देखिए, ये तो कलाई है, और ये उंगलियां अस्थियां होती है, ये कलाई के नीचे जुड़ी है, पूरी पूरी लंबी अस्थियां। जैसे आप 1 2 3 देख रहे हो, यहाँ पर भी 3 है, लेकिन बीच में गैप नहीं होकर मांस भरा हुआ है ये। तो कलाई की अंगुलास्थियां जो रहती है ना, उसके बीच की जो संधियां रहती है, वो किसका उदाहरण है? कॉन्डिलाइट जोड़ का उदाहरण है ये। तो आगे बढ़ते हैं। नंबर 73। तो याद हो गया, पिवट जोड़। ये कशेरुकाएं गर्दन की, एक बार पे गर्दन की, और अग्रभाग की जो रहते हैं ना, जैसे कंधे की है, तो इस पाए से इसमें ये पिवट जोड़ रहता है, क्योंकि ये पूरी अस्थि है, यहाँ से जो रीढ़ की हड्डी है उससे इनका संबंध रहता है एक प्रकार से। और इसमें चलो इसको एक और यूं करके बता दे, ध्यान रहा हो तो। जैसे उदाहरण के रूप में ये गर्दन, और इसमें जो है गर्दन में एक बड़ा छिद्र होता है, मैग्नम ऑफ, जैसे जो होता है ना एक तरह से, यहाँ पर 2 गोलेनुमा सरणा पाई जाती है। ये इनको अनुकपाल अस्थिकंद कहते हैं। ऑक्सीपिटल पिंड भी कहा जाता है। ये जो प्रथम कशेरुका है, प्रथम ग्रीवा कशेरुका, इस प्रकार से इससे जुड़ी रहती है। फिर दूसरी ग्रीवा कशेरुका, ऐसे कुल 7 ग्रीवा कशेरुकाएं पाई जाती है, कुल 7 ग्रीवा कशेरुकाएं पाई जाती है। तो ये जो मतलब कशेरुकाएं रहती है, तो इनमें जैसे आप देखो एक्सरसाइज करते हैं ना, तो इनमें क्या है, इधर उधर गति हो सकती है। मतलब अन्यथा अगर मान लो फ्लेक्सिबल नहीं होती रीढ़ की हड्डी, तो सीधे मतलब ठूंठ की तरह यूं सीधे खड़े होकर चलते। अभी जैसे घूम जाते हैं, इधर यूं कर लेते, तो रीढ़ की हड्डी में क्या है, मतलब फ्लेक्सिबल होती है, एक तरह से यूं मुड़ जाती है, घूम जाती है। जैसे आप देखा होगा जो मतलब अपन एक्सरसाइज करते हैं, तो पैरों को पीछे सिर के यूं करके अड़ा दिया जाता है। इस प्रकार से जो ये है। तो ये कशेरुकाएं जो होती हैं, तो प्योर जोड़ किसमें? एक तो कशेरुकाओं में, याद रखिए, कशेरुकाओं में। दूसरा है ये अंश फलक, यानी अंश मेखला का क्या है, अंश फलक नाम की अस्थि। यहाँ ग्लिनाइड नामक गुहा होती है, ग्लिनाइड केविटी नामक गुहा रहती है। इसमें जो है होम रस का शिर आता है, ये होम रस। और होम रस के बाद जो है यहाँ पर 2 अस्थियां पाई जाती है, रेडियस और अल्ना। ये रेडियस और अल्ना, तो ये रेडियस अल्ना, जो रेडियस अल्ना है नाम की जो अस्थियां, याद रहेगा। ये तो क्या है, अब जैसे मतलब प्रश्नों में अगर मतलब प्रवेश कर दिया है ना अंदर, तो काफी चीजें सोल्व हो जाती है। ये क्या है, ये अंश मेखला, ये वाला पूरा 2 भाग, दोनों कंधे अंश मेखला में आते हैं। लेकिन ये जो दिख रहे हैं त्रिकोणीय टाइप अस्थि, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं अंश फलक। यहाँ पर एक पोलर अस्थि भी पाई जाती है, नाम सुना होगा, जिसने क्लेविकल कहते हैं। ये जो आज जा रहे हैं ना, ये गर्दन में यहाँ पर है, ये क्लेविकल। तो ये इसको जो है पोलर अस्थि भी कहा जाता है। तो कहने का अर्थ है कि जो रेडियस यहाँ था नहीं, रेडियस और अल्ना के बीच में जो बनता है जोड़, वो भी कौन सा रहता है? पिवट जोड़ होता है। ये दोनों अस्थियां एक प्रकार से यहाँ जुड़ती है ना, तो और इनसे अंगुलास्थियां जुड़ी होती है, तो ये इस प्रकार का जोड़ होता है। तो ये हो गया, सारे के सारे मैंने बता दिए, एक एक करके आपको पूरा का पूरा ये। बाकी नेक्स्ट का आगे वाला क्वेश्चन करते हैं। अब समझाने में क्या टाइम तो लगता है, लेकिन पूरी चीजें क्लियर हो जाती है।
मैंने पहले बोल दिया था कि इनमें जो भी एनाटॉमी के रिश्ते आएंगे ना किन्सियोलॉजी के, वो अच्छी तरह समझा देंगे। और तो यूँ चल रहा था, चलो याद हो जाएंगे जो भी स्टूडेंट है, चाहे परिचित हो या कोई दूसरा जुड़ रहा हो तो वो भी। इसके बाद में निम्न में से कौन सी कोशिकाएं अग्नाशय में इंसुलिन बनाने का कार्य करती है। देखो सारे क्वेश्चन आज महत्वपूर्ण है एनाटॉमी के, इसमें बहुत सारी चीजें आपको याद हो जाएगी। तो निम्न में से कौन सी कोशिकाएं, नंबर है निम्न में से कौन सी कोशिकाएं, निम्न में से कौन सी कोशिकाएं अग्नाशय में, अग्नाशय में इंसुलिन बनाने का कार्य करती है। इंसुलिन बनाने का कार्य करती है। अब समझना इसको, आज चाहे 3 क्वेश्चन हो पाए लेकिन आपके अधिकांश क्वेश्चन हो जाएंगे आज। देखिए निम्न में से कौन सी कोशिकाएं अग्नाशय में इंसुलिन बनाने का कार्य करती है। तो पहले स्टार्ट करते हैं हम, जैसे ये वृश्चिका, ये आमाशय, और यहाँ से ये 1 फीट की लंबी संरचना सी आकार में घूम जाती है, इसको ग्रहणी कहते हैं। फिर नीचे जा करके ये ऐसे करके ऐसे न्यू, यानी ये बड़ी आंत्र, और ये इस प्रकार से कुंडलित हो जाती है, यानी छोटी आंत्र, इनसे लेना देना नहीं है। ये क्या है, ग्रहणी है, ग्रहणी। ये आमाशय, आमाशय, और यहाँ क्या रहता है, ये करत रहता है, यानी कि लीवर। लीवर से यहाँ पर एक सरना निकलती है, तो ये पत्तेनुमा आकृति होती है, पत्तेनुमा आकृति। तो ये जो पत्तेनुमा आकृति है इसी का नाम क्या है, अग्नाशय, अग्नाशय। तो ये जो अग्नाशय होता है इसको एक दिन समझाएंगे, इसमें बीच में काफी महत्वपूर्ण चीजें होती है, क्योंकि इसको जो देखने वाले जो होते हैं ना वो अभी मतलब पेपर समझ के देखते हैं तो मतलब ज्यादा नहीं देख पाते हैं। इसका एक दिन सेपरेट टॉपिक लेंगे। तो देखिए अग्नाशय, तो ये अग्नाशय याद रखिए क्या है, ये मतलब मिश्रित ग्रंथि है, याद रखना। कौन सी है, मिश्रित ग्रंथि है ये, यानी 2 कार्य करती है। एक तो पाचक ग्रंथि का कार्य भी करती है, पाचक ग्रंथि, और दूसरी क्या करती है, अंतःस्रावी, अंतःस्रावी ग्रंथि का कार्य भी करती है। पाचक ग्रंथि के रूप में तो पाचक रस स्रावित करती है, पाचक रस, पाचक रस स्रावित करती है, जैसे कि मतलब ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज, इस टाइप के। और अंतःस्रावी के रूप में ये हार्मोन स्रावित करती है, हार्मोन स्रावित करती है। तो दोनों में जो है सिस्टम अलग रहता है। ये जो पाचक ग्रंथि के रूप में तो वह अलग भाग होता है इसका, और मिश्र जो देख रहे हो ना अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में, ये इसका अलग भाग होता है। तो देखिए अग्नाशय में अंतःस्रावी के रूप में एक जो भाग होता है वह रहता है लैंगरेंस दीपिकाएं। तो देखिए ये अग्नाशय, और इसमें लैंगरहेंस दीपिकाएं, यानी समूह, समूह रहता है। जैसे उदाहरण के रूप में इस टाइप के, इसका अनुप्रस्थ काट बनाया जाए, टीएस काट, इसमें तो इस प्रकार से दिखाई देगी इसमें ये। तो ये बीच में क्या है, ये लैंगरेंस दीपिकाएं ये। तो इसमें कुछ छोटी कोशिकाएं ऐसे, कुछ बड़ी कोशिकाएं और कुछ अंडाकार कोशिकाएं रहती है, यानी 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है इसमें। इसमें लैंगरेंस दीपिकाओं का जो समूह है उसमें 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, जिनको क्या कहते हैं, एल्फा, बीटा और गामा कोशिकाएं। तो देखिए
लैंग्रेंज दीपिकाओं में कितने 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। कोशिकाएं मतलब सेल। तो एक तो पाई जाती है एल्फा कोशिकाएं, ए का मतलब एल्फा कोशिकाएं। दूसरी होती है बीटा कोशिकाएं, बीटा कोशिकाएं। और तीसरी होती है गामा या डेल्टा, डेल्टा कोशिकाएं। ये जो प्रतीक दिख रहा है ना, डेल्टा का है, ये गामा का है। कोशिकाएं, कोशिकाएं। तो ये तीनों कोशिकाएं अलग अलग हार्मोन स्रावित करती हैं। यहाँ क्वेश्चन था निम्न में से कौन सी कोशिकाएं अग्नाशय में इंसुलिन बनाने का कार्य करती है। तो मैंने बता दिया ना, अग्नाशय में 2 भाग होते हैं, एक तो पाचक ग्रंथि का और एक अंतःस्रावी ग्रंथि का। अंतःस्रावी ग्रंथि वाला जो भाग रहता है ना, ये तो इनको लैंग्रेंज दीपिकाएं कहते हैं, जैसा कि इसमें चित्र में दिख रहा है। लैंग्रेंज दीपिकाओं में क्या होता है, कोशिकाओं का समूह रहता है। और ये जो समूह रहता है उसमें 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, अल्फा कोशिकाएं, बीटा कोशिकाएं और गामा कोशिकाएं। इनसे 3 अलग अलग हार्मोन स्रावित होते हैं। देखिए, अल्फा ग्लूकोगोन, ग्लूकोगोन। इनसे स्रावित होता है इंसुलिन, इंसुलिन। और इनसे स्रावित होता है सोमेटोस्टेनिन, सोमेटोस्टेनिन। तो इस प्रकार से जो 3, ये सोमेटोस्टेनिन, कई बार सोमेटोस्टेटिन भी आ जाता है लिखा हुआ है, इसका मतलब एक समझना। तो 3 प्रकार के हार्मोन है ये। अब कई बार स्टूडेंट भूल जाते हैं, याद ही मतलब नहीं रह पाता कि ग्लूकोगोन बीटा से स्रावित होता है। वो तो अभी आपको यहाँ सामने दिख रहा है, लेकिन थोड़ा 2-4 दिन बाद फिर याद करने की कोशिश करना। तो ऐसी कंडीशन में अगर आप भूल भी गए तो इनको याद रखा जा सकता है। सामान्य भाषा में, जैसे हमारे घर पे कोई भी आते हैं ना, जैसे गेस्ट आते हैं या ब्याई जी आ गई, जैसे मान लो ब्याई जी बोलते हैं जो भी आते हैं, जो भी जैसे ससुराल से आया कहीं भी, तो इसका एक तरीका है एजी ब्याई सा, एजी ब्याई सा याद किया जा सकता है। देखो, ए यहाँ पर अंग्रेजी में देखो ग्लूकोगोन, ग्लूकोगोन। इंसुलिन, इंसुलिन। और ये सोमेटोस्टेनिन, सोमेटोस्टेनिन। तो देखो, ए जी बी आई, ये मैंने बोला गामा भी बोलते हैं, तो गामा प्रतीक, तो ये डेल्टा या गामा, क्या बोलते हैं इनको, डेल्टा या गामा कोशिकाएं। तो ए जी बी आई जी सा, ये ए जी बी आई जी सा, तो इसे याद रखा जा सकता है। तो याद रखिए, तो अल्फा से तो ग्लूकोगोन, और बीटा से इंसुलिन, और गामा या डेल्टा से सोमेटोस्टेनिन हार्मोन स्रावित होता है। तो इसमें समझ होगा निम्न में से कौन सी कोशिकाएं अग्नाशय में इंसुलिन बनाने का कार्य करती है, तो कौन सी, बीटा कोशिकाएं। तो आज एनाटॉमी के ज़्यादा आए थे, अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो टॉपिक तो लाइक करो, सब्सक्राइबर करो, अगर नहीं लगाओ तो मत करो। मतलब तो आगे इसी को मतलब बढ़ाएंगे। आज तो काफ़ी ये क्वेश्चन, क्योंकि जो भी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं ज़्यादातर मतलब परिचित हैं, जो चाहे BMC के या कोई उनके दोस्त हों, तो यही है कि लगातार जुड़े रहिए चैनल पे, तो आपको अच्छी से अच्छी चीज़ें मिलेगी। और पॉजिटिव सोच रखिए, हमेशा दूसरों की हेल्प करने की कोशिश कीजिए, तो बिल्कुल दुआ मिलेगी आपको, और आपका सिलेक्शन जरूर होगा। तो मैं भी ये मतलब ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आपका जल्दी से जल्दी सिलेक्शन हो जाए। और इस प्रकार से मेरी तरफ से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। पहले से ही मैं तो रोज मतलब देता हूँ, तो जुड़े रहिए आप, बाकी कल स्टडी करेंगे।